अभी तो एडमिट किया था मैंने उसको। चलो सेक्शन 35 AD में वापस आओ। तुम लोगों को वो लिस्ट थोड़ी बहुत देखी, तुम लोगों ने घर जाकर रिवाइज करी, याद हुई है ना? इसमें देखो मैं कैसे याद करती थी, मैं वो बता देती हूँ। बाकी तुम लोग अपना खुद का क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो याद करने के लिए, है ना? एग्रीकल्चर से रिलेटेड कितने पॉइंट्स हैं? हाँ, एक ये पॉइंट है, एक सेकंड पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद बी कीपिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, शुगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या हो गए? 5 पॉइंट्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गए, है ना? इसके बाद बिल्डिंग से रिलेटेड पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। बिल्डिंग से रिलेटेड कितने पॉइंट्स हैं? बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग होटल, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग हॉस्पिटल, बिल्डिंग एंड ऑपरेट डेवलपिंग बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट स्लम डेवलपमेंट स्कीम के अंदर, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट अफोर्डेबल, ठीक है। एक दो, वो बिल्डिंग में डालोगे क्या? उसको अलग से डाल लो। तो बिल्डिंग से रिलेटेड 4 पॉइंट्स, 4 हो गए ना? तो अलग से एग्रीकल्चर से रिलेटेड 5, बिल्डिंग से रिलेटेड 4, ठीक है। अब पाइपलाइन से रिलेटेड कर लेते हैं अपन। पाइपलाइन से रिलेटेड एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है ना? पाइपलाइन से रिलेटेड 2 पॉइंट्स हैं, और बाकी ना, बाकी कौन से बचे? सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग सेमीकंडक्टर, और डेवलपिंग और मेंटेनिंग एंड ऑपरेशन, और डेवलपिंग मेंटेनिंग ऑपरेटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। ये अदर्स कर दो। अदर्स में कितने बचे? 3, 1 2 3।
ऐसे नंबर याद रखोगे तो कोई एक पॉइंट अगर भूल भी रहे होगे तो याद आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब इस सेक्शन के अपन कंडीशंस एक बार देख लेते हैं पूरे, कि इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन कब मिलेगा, क्या कंडीशंस है, पूरी करनी पड़ेगी तो डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो इसी के नीचे ये जो चार्ट पूरा बनाया हुआ है उसके नीचे डाल लो नोट्स एंड कंडीशंस, नोट्स एंड कंडीशंस। चलो फर्स्ट पॉइंट डालो, ये जितने भी आप बिजनेस खोलोगे बेटा, ठीक है, स्पेसिफाई ये डेट के बाद खुलने चाहिए तभी आपको मिलेगा। दूसरा, ये नया बिजनेस होना चाहिए, मतलब पुराना कोई चल रहा था उसको स्प्लिट अप करके आपने एक नया बिजनेस फॉर्म कर दिया तो ऐसा नहीं चलेगा। आप कंप्लीटली एक न्यू बिजनेस अगर चालू करोगे तो आप इस सेक्शन के लिए क्या रहोगे, एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो लिखो अबव बिजनेस, अबव बिजनेस should be new, above business should be new, it should not be split up, it should not be split up or reconstruction of existing business। ठीक है, सेकेंड कंडीशन उन्होंने ये डाली है बेटा कि आप जो प्लांट एंड मशीनरी इस बिजनेस के लिए लोगे वो पूरी नई प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत सेकेंड हैंड चल जाएगी, तो थोड़ी बहुत में कितना अलाउ किया, 20% अलाउ किया। 20% प्लांट एंड मशीनरी सेकेंड हैंड खरीद सकते हो, बट बाकी की 80% क्या होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इंपोर्टेड सेकेंड हैंड मशीनरी को बोला कि न्यू मानेंगे, समझ में आया। ठीक है, इंपोर्टेड सेकेंड हैंड मशीनरी को क्या मानेंगे, न्यू मानेंगे। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में डालो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर्ड शुड बी, या रिक्वायर्ड की जगह अक्वायर्ड लिख लो, अक्वायर्ड शुड बी न्यू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ए पॉइंट डालो 20% ऑफ, 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी, 20% of total plant and machinery can be second hand, 20% of total plant and machinery can be second hand। and B point डालो imported second hand plant and machine, imported second hand plant and machinery will be treated as new, treated as new only for this section, लिख लो उसके आगे, only for this section। ठीक है, यहां तक क्लियर है कंडीशंस। अब थर्ड पॉइंट पहले समझ लो, सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का डिडक्शन मिलेगा एक्सेप्ट 3, लैंड का नहीं मिलता। ठीक है,
लैंड का तो अपन ने साइंटिफिक रिसर्च में भी देखा नहीं मिला था। दूसरा, गुडविल का नहीं मिलता। अगर आपने गुडविल परचेज करी है तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तीसरा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का नहीं मिलेगा। आपने अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे हैं एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, एज इन्वेस्टमेंट या कैसे भी, ठीक है, तो उसका भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लिखो अंडर दिस सेक्शन, थर्ड पॉइंट, अंडर दिस सेक्शन 100% deduction is allowed. Under this section, 100% deduction is allowed for all capital expenditures. For all capital expenditures, except A point डालो, except A land, B goodwill, and C financial instrument. Financial instrument मतलब shares, debentures, bonds, ठीक है, वो सब। डन यहाँ तक। अच्छा, एक पॉइंट तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। 10,000 वाला कैश पेमेंट वाला पॉइंट याद है? सिंगल पर्सन को सिंगल डे पे 10,000 से ज्यादा की अगर पेमेंट होगी तो वो कैसे होनी चाहिए? अदर देन कैश नहीं यूज किया था वहां पे, उन्होंने बोला था अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट डालो, deduction is allowed, deduction is allowed only if, deduction is allowed only if more than 10,000, if more than 10,000 in single day to single person paid by account pay check, ठीक है, और अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और ईसीएस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? अब बेटा बहुत लॉजिकली बताओ, 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब असेट्स का डिडक्शन मिल गया। अब उन असेट्स पे डेप्रिसिएशन का अलाउड होना चाहिए डिडक्शन? नहीं होना चाहिए, बस तो वही लिख लो। फिफ्थ पॉइंट, डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड, depreciation is not allowed if deduction is claimed under this section. ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट डालो, फिफ्थ हुआ ना ये, सिक्स्थ डालो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट, expenditure incurred before commencement of business is allowed as deduction. Expenditure incurred before commencement of business is allowed as deduction in the year in which business is commenced. ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं।
चलो नेक्स्ट पॉइंट समझाओ बेटा। अपन सेट ऑफ में पढ़ेंगे कि जैसे कोई एक बिजनेस है मेरा, ठीक है, उसका अगर लॉस होता है और दूसरे बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो मैं इस लॉस को इस प्रॉफिट के साथ क्या कर सकती हूँ, सेट ऑफ कर सकती हूँ। ठीक है, ये अलाउड है। और अगर कोई लॉस ज्यादा है, प्रॉफिट नहीं है मान लो, तो ये लॉस क्या हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है, कुछ कुछ लॉसेस 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, कुछ 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। ठीक है, वो अलग अलग है, वो अपन सेट ऑफ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो स्पेसिफाइड बिजनेसेस का लॉस है, उसमें एक कंडीशन ये डाली है कि वो स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही क्या हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है। अब वो स्पेसिफाइड में कोई भी हो सकता है 14 में से। ठीक है, स्पेसिफाइड बिजनेस 1, स्पेसिफाइड बिजनेस 2 हो सकता है ना, दो चला रही हूं मैं, तो इसका लॉस इसके प्रॉफिट के साथ क्या हो सकता है, सेट ऑफ। अगर सेट ऑफ नहीं हो पाया तो वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अनलिमिटेड टाइम के लिए, मतलब कितने भी साल में उसको कैरी फॉरवर्ड किए जा सकती हूँ, बट मैं उसको सेट ऑफ किसके साथ करूंगी, किसी स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही। ठीक है, समझ में आया? तो 7th पॉइंट लिखो, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ loss from specified business can be set off against only against profit from specified business, only against profit from specified business, and remaining losses can be carried forward, for an unlimited period, can be carried forward for an unlimited period. ठीक है, डन। पॉइंट नंबर 8 समझेंगे। ठीक है बेटा, मैंने एक असेट खरीदा 10 लाख का, इसका मैंने डिडक्शन ले लिया पूरा 35 AD के अंदर। ठीक है, 4 साल बाद मैंने ये असेट सेल किया 6 लाख में। ठीक है, तो अब लॉ बोलता है कि ये 6 लाख मेरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी में। कोई असेट जिसपे मैं ऑलरेडी 35 AD का क्या ले चुकी हूँ, पूरा डिडक्शन ले चुकी हूँ, उसको जब सेल करोगे तो उसका जो सेल प्राइस है वो क्या हो जाएगा, आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉजिकल भी है, आपको डिडक्शन पूरा दे चुके हैं, अब आप जो बेच रहे हो पूरा डिडक्शन मिल चुका है। ठीक है, आप जो बेच रहे हो वो आपकी क्या मान ली जानी चाहिए, इनकम मान ली जानी चाहिए। ठीक है, ये बुक वैल्यू तो कुछ है ही नहीं ना आपकी। चलो लिखो, इफ एनी असेट इज सोल्ड, इफ एनी असेट इज सोल्ड, ब्रैकेट में लिखो, on which deduction claimed under section 35 AD, on which deduction claimed under section 35 AD, bracket close कर दो, then selling price of such asset, then selling price of such asset is taxable under PGBP.
यहाँ तक हुआ? कौन से पॉइंट में आए अपन अभी? अब अपन को 9th पढ़ना है, ठीक है। 4th वाला पॉइंट पढ़ो इस लिस्ट के अंदर। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग लिखा है, बाकी जगह भी बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। पर होटल वाले केस में उन्होंने ये अलाउ कर दिया है कि आप होटल बनाकर किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो कि वो ऑपरेट करे, तो भी हम डिडक्शन अलाउ कर देंगे। बाकी केसेस में, बाकी जितने भी केसेस है उसमें आपको ऑपरेट बिजनेस भी खुद ही चलाना पड़ेगा, बट इसमें इन्होंने अलाउ कर दिया कि आप ऑपरेशंस किसी और को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो लिखो 9th पॉइंट, जो खरीद जो बना रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कर रहा है वो उसको अलाउ हो जाएंगे, जो ऑपरेट कर रहा है उसको अलाउ हो जाएंगे, ठीक है। इन केस ऑफ in case of hotel, operation is transferred to any other person. ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं सिर्फ ऑपरेशंस ट्रांसफर कर रही हूँ, होटल नहीं बेच रही हूँ, ये तो होटल तो मेरा ही है, तो डिडक्शन मुझे ही मिलेगा। ऑपरेशन इज ट्रांसफर्ड टू एनी अदर पर्सन, then also then also deduction is allowed under section 35 AD, है ना। बाकी बिजनेस आपको खुद ही चलाने पड़ेंगे बेटा, यहाँ पर आप चलाने का काम किसी और को सौंप सकते हो, ठीक है। समझ गए क्या? चलो 10th पॉइंट लिखो, पेट्रोलियम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पाइपलाइन, petroleum and natural gas pipeline business and new infrastructure business should be owned by an Indian company, should be owned by an Indian company or group of Indian company and it should be approved from prescribed authority, ठीक है। पेट्रोलियम के लिए एक अलग अथॉरिटी है, नेचुरल गैस के लिए अलग अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है। इनसे आपको बिजनेस चालू करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। चलो 11th पॉइंट डालो, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मींस, इंफ्रास्ट्रक्चर में वैसे क्या आना चाहिए तुम लोगों के हिसाब से? ब्रिज, डैम, रोड्स, ठीक है। लिखो means road, comma toll road, comma bridge, comma rail system, हाँ पटरी भी आ जाएगी, स्टेशन भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद कॉमा करके हाईवे प्रोजेक्ट, कॉमा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, कैनाल्स बिल्ड होते हैं, वो सब होता है, ठीक है। कॉमा वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम,
कॉमा इरिगेशन सिस्टम, कॉमा सैनिटेशन सिस्टम, ठीक है, कॉमा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कॉमा पोर्ट, पोर्ट और एयर, PORT और एयरपोर्ट, ठीक है, ये सब आएगा न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अंदर। चलो आखिरी पॉइंट डालो, 12th पॉइंट, ठीक है, आखिरी पॉइंट अच्छा है, मजेदार। अगर 115 BAC ऑप्ट किया है तो 35 AD नहीं मिलेगा, ठीक है, लिखो डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन not available if assessee opted 115 BAC, ठीक है, चलो एक दो पॉइंट्स और लिखवा देती हूँ, उसके बाद ही क्वेश्चन करवाऊंगी मैं। कौन सा पॉइंट डालेंगे अपन? 13th, ठीक है, लिखो इफ any asset acquired for specified business, if any asset acquired for specified business should not be transferred to non-specified business. If any asset acquired for specified business should not be transferred to non-specified business within 8 years, within 8 years from year of acquisition. क्योंकि देखो इसको लूपहोल की तरह यूज कर सकते हैं ना, मेरे दो बिजनेस है, एक स्पेसिफाइड और एक नॉन स्पेसिफाइड। तो मैंने क्या किया, मैंने स्पेसिफाइड के नाम पे एसेट लिया, उसका पूरा 100% डिडक्शन ले लिया और फिर उसको नॉन स्पेसिफाइड में ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर तो मैं फायदा उठा लूंगी। तो लॉ ने बोला कि 8 साल तक, 8 साल के बाद ट्रांसफर करो कोई दिक्कत नहीं है, 8 साल तक आप कोई ट्रांसफर नहीं करोगे। अगर कर दोगे तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि आपके हाथ में टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे वो लिखवा देती हूँ, ठीक है, लिखो आगे नेक्स्ट लाइन में, इफ इट इज ट्रांसफर्ड विद इन 8 years, if it is transferred within 8 years, following shall be taxable under PGBP, following shall be taxable under PGBP। देखो अमाउंट ऑफ डिडक्शन claimed under section 35 AD जितना डिडक्शन मैंने लिया था उसमें से माइनस कर देंगे। हम ऐसा मानेंगे
ये शुरुआत से ही अगर वो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज हो रहा होता, ये तो हर साल का सिर्फ कितना डिडक्शन मिलता? डेप्रिसिएशन। सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन का क्या मिलता? डिडक्शन मिलता ना। अब मान लो मैंने 4 साल बाद ट्रांसफर किया, तो 4 सालों का सिर्फ मुझे कितना डिडक्शन मिलता डेप्रिसिएशन के रेट के हिसाब से? ठीक है, 100% तो नहीं मिलता। तो जितना मिला है उसमें से डेप्रिसिएशन जितना मिलता वो माइनस करके बाकी का अमाउंट मेरे हाथ में क्या कर देंगे? टैक्सेबल कर देंगे। समझ में आया? ठीक है। और डेप्रिसिएशन का डिडक्शन फिर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में तो मिलता रहेगा। लेस करो डेप्रिसिएशन अलाउड या डेप्रिसिएशन अलाउेबल लिखते हैं अपन ना। डेप्रिसिएशन अलाउेबल if section 35 AD was not applied. ठीक है, ये एक चीज हो गई जो स्पेसिफाइड बिजनेस के हाथ में क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। और नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के हाथ में क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ असेट इंक्रीज हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ असेट में भी कितना इंक्रीज करोगे फिर? यहाँ पे डिडक्शन दे दिया ना डेप्रिसिएशन का, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसमें से इतना डेप्रिसिएशन तो माइनस कर दोगे क्योंकि उतना तो टैक्सेबल नहीं बनाया ना हमने। ठीक है, बाकी का अमाउंट क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ असेट में जुड़ जाएगा और फिर उस पर क्या लेते जाना? हर साल डेप्रिसिएशन लेते जाना। ठीक है, तो लिखो, इसी में लिखो फॉर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस following shall be added to block of asset. Following shall be added to block of asset. लिखो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ असेट देखेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ असेट लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन अलाउेबल। डेप्रिसिएशन अलाउेबल if such asset used for non-specified business from acquisition ना, मतलब नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करके जो आएगा उसको अपन क्या करेंगे? एक्चुअल कॉस्ट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ब्लॉक ऑफ एसेट में एक्चुअल कॉस्ट के अंदर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इतनी बातें क्लियर है? पक्का? चलो शीट निकालो, उसमें क्वेश्चन ढूंढते हैं।
चलो यही वाला क्वेश्चन करना है तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 स्टडी मटेरियल का। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है जो जमीन से उगता है, ठीक है। एडिबल ऑयल तो फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस होता है ना, तभी तो शुगर को भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं माना था, तो शुगर के लिए फिर अलग से पॉइंट डाला था, ठीक है। पर एडिबल ऑयल के लिए अलग से पॉइंट नहीं डाला उन्होंने, ठीक है। तो तीन बिजनेसेस किए ना उन्होंने, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फूड ग्रेन्स के लिए, ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, राइट। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर है स्पेसिफाइड बिजनेस, है ना। एडिबल ऑयल वाला नहीं, तो दो 35 एडी के अंदर आ रहे हैं, एक 35 एडी के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 80 लाख, 60 लाख, 50 लाख respectively on purchase of land and building during the period January 2023 to March 23 exclusively for above businesses and capitalize the same in its books of accounts on 1st April 23. हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग रिस्पेक्टिवली लिया है उन्होंने, ठीक है। बट बेटा लैंड का डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो कॉस्ट ऑफ लैंड दी होगी, देखो कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूडिंग इन द अबव फिगर इज 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख रिस्पेक्टिवली। हम सिर्फ बिल्डिंग वाला पोर्शन का 35 एडी में डिडक्शन ले सकते हैं, बाकी का नहीं ले सकते हैं। और एडिबल ऑयल की अगर क्या बात करें अपन, उसका कैलकुलेशन तो वैसे भी अलग से ही होगा, उसमें आपको डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। और वो भी लैंड वाले पोर्शन पे नहीं मिलेगा, सिर्फ बिल्डिंग वाले पोर्शन पे डेप्रिसिएशन का आप लगा सकते हो, ठीक है। चलो आगे, previous year 23-24 में he incurred capital expenditure of 20 lakh, 15 lakh, 10 lakh respectively for extension, reconstruction of the building purchase and used exclusively for the above businesses, ठीक है। तो बिल्डिंग का तो मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एडिबल ऑयल वाले बिल्डिंग में क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी and the laws to be carried forward, assuming that Mr. A is exercising the option of shifting out of the default tax regime and has fulfilled all the conditions specified in section 35 AD and want to claim deduction under section 35 AD, क्योंकि 35 AD ऑप्शनल है इसीलिए वो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो लेना चाहता है ना। and has not claimed any deduction under chapter 6A, ठीक है, मतलब 6A का उन्होंने कोई डिडक्शन नहीं लिया, ठीक है। The profits from business of setting up a warehousing facility for storage of food grains, sugar and edible oil, ठीक है, before claiming deduction under section 35 AD, मतलब बाकी सारे डिडक्शन देकर कितना उन्होंने बताया है 16 लाख, 35 AD और 32 क्या था, डेप्रिसिएशन। मतलब इन दोनों डिडक्शंस को छोड़कर बाकी पूरा डिडक्शन करके दिया है तुमको प्रॉफिट 16 लाख, 14 लाख, 31 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। Also assume in respect of expenditure incurred, the payments are made by account paycheck या TCS POS हुआ है, ठीक है। 35 AD की पूरी कंडीशन पूरी हो रही है, तो दो बिजनेसेस के लिए 35 AD के हिसाब से प्रॉफिट निकालोगे और एक बिजनेस के लिए 32 के हिसाब से प्रॉफिट निकालोगे। बोलो खुद से ट्राई कर रहे हो अभी, चलो। फॉर्मेटिंग भी खुद से ही सोच लो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो मैं आइडिया दे सकती हूँ।
कुछ ना समझ में आया तो 35 AD वाला कैलकुलेशन दोनों का अलग बना लेना और एडिबल ऑयल वाला कैलकुलेशन अलग बना लेना, तो दो चार्ट्स में तुम्हारा काम हो जाएगा, दो टेबल। Last one line that makes me of these. लास्ट वाली लाइन कहाँ पे बेटा? He has incurred 20 lakh, 15 lakh and 10 lakh respectively for extension or reconstruction of the building. कैपिटल एक्सपेंडिचर ही तो है ना ये। उन्होंने बिल्डिंग परचेज जो की थी उसको ही एक्सटेंड करवाया, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसका भी 35 AD के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। और एडिबल ऑयल वाले में 10 लाख का आपका ब्लॉक में जुड़ जाएगा वो, और पूरे ब्लॉक पे तुम क्या लगाओगे?
बाकी लोग बन रहा है बेटा कि हेल्प करूं थोड़ी सी? हाँ मिलेगा ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई भी वो मिलता है। सिर्फ कौन सा नहीं मिलता है वो मैंने लिखवाया हुआ है तुम लोगों को। देखो कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी किया है, स्पेसिफाइड के लिए अलग बता दे रही हूँ, चेक कर लो। स्पेसिफाइड में दो है तुम्हारे पास, एक फूड ग्रेन वाला है, पूरा नाम लिखना यहाँ पे, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर फूड ग्रेन, और दूसरा शुगर वाला है। सबसे पहले अपन ने लिया बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर क्लेमिंग 35 एडी, है ना? तो ये फूड ग्रेन के लिए कितना है, 16 लाख, और इसके लिए कितना है, 14 लाख। ठीक है, इसके बाद अपन माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी। ठीक है, तो अपन को डिडक्शन कितना मिलेगा, एक तो अपन को बिल्डिंग का मिलेगा, बिल्डिंग कितनी है, 80 के पूरे लैंड एंड बिल्डिंग ली थी, उसमें से लैंड कितने का था, 50 का, तो यहाँ पर कितना मिला, 30 लाख। ठीक है, और इधर पे शुगर वाले की कितने की थी, 60 की थी ना, उसमें से 40 का लैंड है, तो यहाँ पर कितना मिला, 20। ठीक है, ये दोनों का डिडक्शन मिल गया, एक्सटेंशन का भी मिल जाएगा, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका भी मिल जाएगा। कितना कितना किया है, 20 किया है, 15 किया है, तो 20 लाख और 15 लाख। अब अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर दोनों में क्या आएगा हमारा, लॉस। ठीक है, तो हाँ, लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन 34 lakhs और 21 लाख। अब नॉन स्पेसिफाइड के लिए, नॉन स्पेसिफाइड में है एडिबल ऑयल, उसमें भी नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, 31 lakhs। तुमको कल दे सकते हैं, कल कितने बजे दे सकते हैं? माइक्रो में नहीं बैठे, माइक्रो में तो फिर 6 बजे तक नाश्ता करके 6 बजे के बाद आप कल कर, क्योंकि आज तो फिर सब 5 से चालू हुई तो 6:30 तक लेंगे। बात कर लेना बस प्रॉपर कि आज भी कभी ना लेकर कल लग।
हाँ, इसमें डेप्रिसिएशन कितना लगा है बेटा? ब्लॉक पहले क्रिएट किया, बिल्डिंग का जो ब्लॉक क्रिएट होगा, बिल्डिंग कितने की क्रिएट होगी? एक तो कितने की थी? 50 माइनस 30 प्लस एक्सटेंशन कितने का हुआ? 10। तो टोटल ब्लॉक कितने का क्रिएट हुआ? ब्लॉक 30 का क्रिएट हुआ, उस पे डेप लगेगा कितना? 10%। तो एट द रेट 10% लगा दो 30 लाख पे, 3 लाख। ठीक है, तो कितना आया प्रॉफिट पीजीबीपी? 28। पर बेटा इस 28 लाख से ये दोनों लॉसेस एडजस्ट नहीं हो सकते, इसका नोट जरूर डाल देना। ठीक है, कि लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, ठीक है, एंड नॉट अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है, तो इतने का लॉस हम दिखाएंगे अपने रिटर्न में और इतने का प्रॉफिट दिखाएंगे। समझ गए हो? चलो, हाँ, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 55, ये भी लिख देना नोट में। ठीक है, लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड इज 55 lakhs। एक क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी का है, 35 एडी का है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करके लेकर आओ, कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, सूरज वाला और अर्नब वाला। ठीक है, इसको करके लेकर आओ, फिर अपन आगे का सेक्शन करेंगे कल डिस्कस। 36 अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, 37 डिस्कस करेंगे अपन। थर्टी सेवन पर अपने खर्चे वाले हो जाएंगे, फिर अपने अदर पॉइंट्स कुछ कुछ रह जाएंगे। ठीक है, अभी बचा है ये, अभी ये खत्म नहीं हो रहा है, इसके बाद सैलरी करेंगे। ठीक है, तो अपना आखिरी हेड होगा। सैलरी खत्म होने के बाद फिर छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। डिडक्शंस, मतलब रटने वाले ज्यादा चैप्टर्स बचे हैं, मैं समझने वाला ज्यादा नहीं है। डिडक्शन, टीडीएस, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग।